सुप्रभात। हम चंद बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के काव्य सौष्ठव पर चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमने वस्तु वर्णन पर चर्चा की, जिसके अंतर्गत आखेट वर्णन, युद्ध वर्णन और विवाह वर्णन पर विस्तार से चर्चा की। अगला और महत्वपूर्ण बिंदु है इसके काव्य सौष्ठव का, वह है प्रकृति वर्णन। रासों में वस्तु वर्णन के साथ साथ प्रकृति की भी बड़ी ही मनोरम झांकियां अंकित की गई है। रासोकार ने प्रकृति के स्वच्छंद व उन्मुक्त स्वरूप का अवलोकन तो किया है, परंतु परंपरा के अनुसार उसने प्रकृति के आलंबन रूप की अपेक्षा उद्दीपन रूप को ही काव्य में अधिक स्थान दिया है। कन्वच्च समय में तो कवि ने षड ऋतुओं के वर्णन द्वारा अपने अद्भुत काव्य कौशल का परिचय दिया है। वहां पर पृथ्वीराज अपनी रानियों से कन्नौज जाने की अनुमति मांग रहे हैं और उनकी रानियां प्रत्येक ऋतु से उद्दीप्त होने वाले मनोभावों का वर्णन करके राजा पृथ्वीराज को रोक लेती हैं। इस तरह राजा 6 ऋतुओं का क्रमशः अपनी 6 रानियों के साथ व्यतीत करते हैं। सर्वप्रथम अपनी पटरानी इच्छिनी से जब वे कन्नौज जाने की अनुमति मांगते हैं तो राजा के जाने का समाचार पाते ही उधर तो रानी इच्छिनी के प्राण व उत्तर दोनों एक साथ निकलने की प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और इधर सौभाग्य से बसंत ऋतु अपने पूर्ण यौवन के साथ उपस्थित होती है। उसी समय रानी बसंत की अनुपम छटा का उल्लेख करती हुई कहती है कि इस समय वसंत आगमन के कारण आम वृक्षों पर बोर फूले हुए हैं। कदम्बों की श्यामलता इतनी बढ़ गई है मानो दीर्घयामिनी हो। मकरंद के वशीभूत भ्रमर बेसुध होकर भ्रमण कर रहे हैं। पवन के बहने के कारण मंजनियां इधर उधर डोल रही है जो विरह को प्रज्वलित कर रही हैं। कोकिलाएं कूक रही है और पूर्णिमा का चंद्रमा दाम्पत्य प्रेम की अभिवृद्धि कर रहा है। अतएव हे प्राणनाथ, मैं आपके पैर छूकर कहती हूँ कि मेरे विशेष स्नेह को चित्त में स्थान दीजिए और यौवन की अवधि दिनों दिन कम होती जा रही है, यह जानकर वसंत में गमन मत कीजिए। मंजरी अम्ब पुलिंग कदम्ब रैनीय दिग्धीस भंवर भाव भूले भ्रमंत मकरंद शीस वहत बाव उज्जलती और मोर अति विरह अग्नि किए कुहु कुहत कलकंठ पत संखसरती उत्तीय। कवि ने वसंत की तरह पावस ऋतु की भी झांकी बड़े ही स्वाभाविक रूप में अंकित की है। रानी इंद्रावती पावस ऋतु की भयंकरता, विभीषिका एवं कठोरता का वर्णन करती हुई कहती है, उमड़ घुमड़ कर बादल गरज रही हैं, जिसमें रमणियों की पलकों के सामने रात्रि छा जाती है और रात्रि व्यतीत करना अत्यंत दुष्कर हो जाता है। सजल तालाबों को देखकर हृदय फटने लगता है। बादलों ने जल बरसता देखकर दंपति निरंतर प्रेम में लिप्त हो जाते हैं। कोकिल की ध्वनि से शरीर में कामदेव प्रसार पाता है। दादुर, मोर और दामिनी कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। चारों ओर पपीहे उड़कर पी पी रट रहे हैं। हे प्यारे, ऐसी पावस ऋतु में प्रवास न कीजिए, क्योंकि तुम्हारे चले जाने पर विरहाग्नि शरीर को संतप्त करके उसका विनाश कर डालेगी। घन गरजे घर हरे पलक निस रैनी न हट्टे सजल सरोरे पिक्खी हियो तत्छन घन पट्टे। इस प्रकार कवि ने ग्रीष्म की भीषणता, शरद की सुषमा युक्त सुंदरता, हेमंत की गहनशीलता, शिशिर की शीतलता आदि का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन किया है। कवि ने इस प्रकृति चित्रण में सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ साथ स्थानगत व देशगत विशेषताएं भी हमें देखने को मिलती है। अगला और महत्वपूर्ण बिंदु है भाव व रस निरूपण। पृथ्वीराज रासो एक युद्ध प्रधान वीर काव्य है। इसके अंतर्गत कवि के युद्ध वर्णनों में प्रायः वीरों के युद्धोत्साह का बड़ा ही
मार्मिक एवं सजीव चित्रण मिलता है और यह उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। अतः उत्साह नामक स्थायी भाव का प्राधान्य होने के कारण रासों के समस्त वर्णनों में वीर रस का ही प्राधान्य दृष्टिगोचर होता है। परंतु इन वर्णनों में वीर रस का प्राधान्य होने के कारण युद्धोत्साह का सजीव एवं जीवंत वर्णन मिलता है। जैसे पृथ्वीराज और समुद्र शिखर की सेना के मध्य युद्ध वर्णन। पद्मावती समय से उलटिजु राज पृथ्वीराज बाग, थकी सूर गगन धर धस्त नाग, सामंत सूर सब काल रूप, गति लोह छोह बाहे सुभु। इसी प्रकार पद्मावती समय में वर्णित पृथ्वीराज द्वारा शहाबुद्दीन गोरी को युद्ध क्षेत्र में परास्त कर बंदी बनाने का चित्रण। गिरद्ध उड़ी भान अंधार रेन, गई सुधी सुझे नहीं मज्जी नेन, सिर नाय कम्मान पृथ्वीराज राज, पक्रिय साहि जिमी कुलिंग बाज। युद्धोत्साह के साथ साथ रासों में वीरोचित, अमर्ष व क्रोध नामक भावों की भी बड़ी मार्मिक व्यंजना मिलती है। जब पृथ्वीराज का गुर्जर नरेश भीम की युद्ध संबंधी तैयारी का समाचार मिला, तब राजा पृथ्वीराज वीरोचित, अमर्ष, क्रोध में भरकर हुंकार करते हुए कहने लगे, यदि युद्ध में मेरा व भीष्म का तथा उसके अंग स्वरूप वीरों का सामना हो गया तो मैं उन्हें इस प्रकार नष्ट कर दूंगा जिस प्रकार भीष्म काल की हवा चिंगारी की सहायता से सघन वन को, भीम कौरव दल को, दुर्गा देवी महिषासुर को और तीक्ष्ण आंधी कृषि को नष्ट कर देती है। मैं अपना पृथ्वीराज नाम तभी सार्थक समझूंगा जब चालुक्य वंशियों के उदरों को विदीर्ण करके अपने पिता का बदला ले लूंगा। इस इम भंजो भीमंग जुद्ध जोमि ही जुरे रण, ग्रीष्म पवन सहार दंग जरी जात सघन वन। युद्धोत्साह व वीरोचित क्रोध के अतिरिक्त रासों में श्रृंगार की भी अत्यंत मार्मिक अभिव्यंजना मिलती है। कवि ने पृथ्वीराज रासों में श्रृंगार के रति नामक स्थायी भाव की व्यंजना करते हुए, श्रृंगार रस का निरूपण करते हुए लिखते हैं, पद्मावती समय में राजकुमारी पद्मावती पृथ्वीराज के आगमन का समाचार सुनकर जो श्रृंगार करती है उसका उदाहरण यहाँ दृष्टव्य है। बन चिकट चिर डार्य उतारी, मज्जन मयंक नवसत सिंगार, भूषण मंगाई नशिश अनूप, सजी सेन मानो मनमथ भूप। एक अन्य स्थान पर श्रृंगार रस का निरूपण करते हुए लिखा है, जैसे ही पृथ्वीराज की दृष्टि गवाक्ष की ओर पड़ी वैसे ही उसे संयोगिता के अनुपम अंग सौंदर्य की झलक पर दिखाई पड़ी, जिसमें उसे दिखाई पड़ा कि हाथी पर सिंह, सिंह पर दो पर्वत, पर्वतों पर दो मृग, मृगों पर चंद्रमा, चंद्रमा पर शुक, शुक पर मृग तथा मृग पर धनुष का संधान किए हुए कामदेव बैठा है। साथ ही उसके समीप सर्प और मयूर साथ साथ सुशोभित हैं तथा स्वर्ण जड़ित हीरा भी वहां दमक रहा। कुंजर ऊपर सिंध, सिंध ऊपरी दुई पब्बय, पब्बय ऊपर भृंग, भृंग ऊपर ससी सुभय। रासों में कवि ने संयोग श्रृंगार की मधुर व्यंजना करने के साथ साथ वियोग श्रृंगार की भी मार्मिक झांकी अंकित की है। संयोगिता के साथ गुप्त रूप से गांधर्व विवाह करके राजा पृथ्वीराज जैसे ही जयचंद के महलों से बाहर निकलते हैं, वैसे ही वह मुग्धा व प्रज्वलित दीप शिखा के समान सुकुमारी संयोगिता पति के वियोग को न सह सकने के कारण दीर्घ निश्वास छोड़ने लगती है। उसका शरीर कांपने लगता है और यह सच भी है, क्योंकि जिस अनिंद्य सुंदरी के लिए इंद्र के समान अनुरागी राजा ने अपना सर्वस्व न्योछावर करके कन्नौज जाने का कष्ट किया और गुप्त रूप से महलों में आकर पानी ग्रहण किया, वही जब उसे ग्रहण करके छोड़े जा रहा है तब उस कुमारी का विरह व्यथित होना स्वाभाविक ही है। उसकी दशा देखकर उसकी सखियां भी कहती हैं कि पुरुषों का हृदय प्राय वज्र के तुल्य होता है। वैसे भी सकते हैं कि जो निराधार हो उसका जीवन कितना हो सकता है।
उसको तो विरह नष्ट ही कर देगा। इसी कारण संयोगिता वेदना की आग में जलने लगती है। सुनी इंदि अनुराव दिट्ठी रिजाह सब सो अप, दई हथ हवि छुट्टा हाह जे बच्चनों हिए ध्यो। अगला और महत्वपूर्ण जो महाकाव्य का विशिष्ट इसकी सौंदर्य में अभिवृद्धि करने वाला तत्व होता है वो होता है अलंकार। तो पृथ्वीराज रासों में भी अलंकारों की अनुपम छटा हमें देखने को मिलती है। अलंकार काव्य सौंदर्य के उपकरण माने गए हैं। इनके प्राय सभी कविजन अपने काव्य में सौंदर्य की अभिवृद्धि करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, क्योंकि अलंकारों की सुदृढ़ योजना द्वारा काव्य में चमत्कार के साथ साथ उक्ति वैचित्र्य, वाग विदग्धता, अर्थ गांभीर्य व सरसता की सृष्टि की जाती है। तो इसी कारण पृथ्वीराज रासों में भी चंद बरदाई के द्वारा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। महाकवियों की अलंकार योजना सदैव रस व भावों की अभिवृद्धि में सहायक होती है, क्योंकि अलंकार कथन की प्रणाली कहलाते हैं और महाकवि कथन की विभिन्न प्रणालियों द्वारा ही काव्य में सौष्ठव लाने का प्रयत्न किया करते हैं। इसीलिए महाकवि चंद की अलंकार योजना भी पूर्णतया रसानुकूल है। इसी जैसे पद्मावती के सौंदर्य निरूपण में उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा देखने योग्य, मनहु कला ससीभान कला 1600 बन्निये, बाल बेस ससीता समीप अमृत रस पिन्निये। प्रस्तुत इस छंद में छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास तथा रूपक का एक साथ प्रयोग है। पूरब दिशि गड गडनपति समुद्र शिखर अति दुग्ग, तसहु विजय सुर राजपति जाय कुलह अभग। इच्छिनी विवाह के समय में कवि ने अनिद्य सुंदरी इच्छिनी के सौंदर्य संपन्न अंग प्रत्यंगों में एक दुर्ग की समस्त विशेषताओं का आरोप करके एक सजीव श्रृंगार का संपूर्ण सांग रूपक की सृष्टि की है, जिसमें उस रूपसी के हृदय में स्थित काम ही दुर्गपति है, लज्जा ही दुर्ग है, उसकी भयातुरता ही दुर्ग की दीवारें हैं, घूंघट बलवान द्वारपाल है, उसका रसमय कटाक्ष ही दुर्ग की ऊंचाई है, दुविधाग्रस्त एवं भ्रमित मन ही दुर्ग की बुर्ज है। ऐसी उस नवोढ़ा का दुर्ग कभी चल एवं कभी अचल दिखाई देता है। काम जा गढ़ढोई लज्ज गढ़ने भय भत भय कोई, घूंघट पट्ट डोढ़ी बानती बले उड़ही कटाक्षे रसे। छंद योजना काव्य में नादात्मक सौंदर्य की सृष्टि के लिए छंदों की योजना की जाती है। प्राय नादात्मक सौंदर्य से संपन्न पंक्तियां हृदय पर अपनी अमिट छाप डालती है, अपितु रस के प्रवाह में भी सहायक होती है, क्योंकि भावों एवं रसों के अनुकूल छंदों की योजना इसका ज्वलंत प्रमाण है। महाकवि चंद के रासो काव्य में मुख्यतः वीरस का तो सोता अविरल गति से प्रभावित हो ही रहा है। उसी के अनुकूल कवि ने सबसे अधिक छप्पय, कवित्त, ताटक, विक्रीडित, गाथा या गहाया, दूहा, दुहल्या आदि छंदों का प्रयोग किया है। छंद प्रबंध कवित्त जानी साटक गाह दुहल, लहु गुर मंडित खंडी यही पिंगुल अमर अरल्य। दूहा का उदाहरण देखिए। पद्मसेन कुंवर ता घर नारी सुजान, ता और एक पुत्री प्रकट मनहु कला ससीभान। भुजंगी का बिहसती वर लगन लीनो नरिंद, बच्ची द्वार द्वर सु आनंद दुंदु, गडन गडपति सब बोल नोते, आये उपूप सब कुंभ सुजते। वैसे कवि चंद ने 72 प्रकार के छंदों का प्रयोग अपने रासो महाकाव्य में किया है, जिसमें से छप्पय के अतिरिक्त पद्दरी, अरिल, तोटक, भुजंगी, त्रिभंगी, कुंडलियां, आर्या, दंडक, भुजंग प्रयात आदि प्रसिद्ध हैं।
गुणों की दृष्टि से अगर हम देखें तो गुणों की दृष्टि जो काव्य गुण हैं, माधुर्य, प्रसाद, ओज आदि, उनकी दृष्टि से भी पृथ्वीराज रासो एक महत्वपूर्ण काव्य है। पद्मावती समय में महाकवि चंद बरदाई ने भाव व विषय के अनुकूल काव्य के तीनों गुणों का प्रयोग किया है। एक प्रसाद और माधुर्य गुण का उदाहरण देखिए। बेस बीती ससिता आगम कियो बसंत, माता पिता चिंता भई सोधि जुगति को कंत। ओज गुण का देखिए। जंग जुरन जालिम जुझार भुजसार भार भुए, धर धमंकी भजि शेष गगन रवि लुप्पी रेन हुए। भाषा का पर हम विचार करें तो डॉक्टर विपिन बिहारी त्रिवेदी ने रासों की भाषा पर काफी शोधपूर्ण कार्य किया है। उनका विचार है इसमें वैदिक संस्कृत, पाली, पैशाची, मागधी, अर्धमागधी और शोरशेनी, महाराष्ट्री, अपभ्रंश, प्राचीन राजस्थानी, प्राचीन गुजराती तथा पंजाबी, ब्रज आदि भारतीय आर्य भाषाओं के अतिरिक्त अरबी, फारसी और तुर्की के शब्दों की अनोखी खिचड़ी तैयार मिलती है तथा देशज शब्दों की भी इसमें एक संख्या है। अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग देखें तो उदाहरण देखिए। सन गज्जने आवाज चढ़ो साहब दीन बर, सुरासान सल्तान कास काबिल यमीर धर। संस्कृत के शब्दों के विगसी कमल, स्त्रिग भ्रमर, बैन खंजन मृगिलुट्टिये, हीर कीर अरुबिंब मोती, शिक अहि गुट्टिये। द्वित्व वर्णों का प्रयोग। प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग लिशि कग्गर दीनो, लगन बरग रचि सरब दिन द्वादश शशि लिन्नो। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो काव्य सौष्ठव की दृष्टि से उच्च कोटि का काव्य है। इसमें के वस्तु वर्णनों में तन्मय व तल्लीन करने की पूर्ण क्षमता तो है ही, और सभी वर्णन कवि की उत्कट काव्य कौशल, उसकी काव्य प्रतिभा, गहन काव्यानुभूति, उर्वर कल्पना शक्ति व विविध विषयों के विषय में उनका जो ज्ञान था उसका परिचायक है। तो काव्य सौष्ठव की दृष्टि से पृथ्वीराज रासो एक महत्वपूर्ण कृति है।